क्लास। आज हम व्याकरण का एक नया विषय वाच्य का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि वाच्य क्या है। वाच्य से तात्पर्य होता है जो हम बोलते हैं, वॉइस। अंग्रेजी में आपने वॉइस पढ़े हैं, एक्टिव और पैसिव। ठीक ऐसे ही हिंदी में भी वॉइस को ही वाच्य कहते हैं। और वाच्य जानने के लिए मैं 2-3 वाक्य यहाँ लिखती हूँ, उनसे हम इनको अच्छे तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। पहला है, किसान फसल उगाता है। इस वाक्य में फसल कौन उगाता है? किसान, अर्थात कर्ता। और दूसरा वाक्य है, छात्रों द्वारा सुलेख लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सुलेख, अर्थात कर। और तीसरा वाक्य है, थर्ड वाक्य है, मरीज से उठा नहीं जाता है। रोगी से उठा नहीं जाता है। 3 वाक्य लिखे हैं मैंने। पहले वाक्य में किसान फसल उगाता है, अर्थात यहां क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। दूसरे वाक्य में छात्रों द्वारा सुलेख लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सुलेख लिखा जाता है, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। और तीसरे वाक्य में रोगी से उठा नहीं जाता है, अर्थात क्रिया का प्रभाव केवल भाव रूप में हमारे समक्ष आता है। तो ये वाक्य आपका हुआ कर्तृवाच्य, क्योंकि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। दूसरा है, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये हुआ कर्मवाच्य। और तीसरा होता है भाववाच्य। जब अप्रैल मई में मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था, तब आपको पीपीटी के द्वारा स्पष्ट किया था और पीपीटी सेंड किया था। कुछ में मैंने वॉइस भी अपने रिकॉर्ड की थी। इसके बाद आते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के 2 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। इसके बाद अकर्तृवाच्य के भी 2 भेद होते हैं, जिनको हम केवल 3 भेद ही पढ़ते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अर्थात कहने का तात्पर्य है, पहला हुआ कर्तृवाच्य, दूसरा हुआ कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर, कर्मवाच्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर, और तीसरा भाव।
क्रिया का प्रभाव भाव रूप में हमारे समक्ष आता है। आगे इनकी परिभाषा एक बार पुनः मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, जैसे किसान फसल उगाता है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, राधा सेब खा रही है, रोहन पुस्तकें खरीद रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, इन सब में कार्य करने वाला कर्ता अर्थात रोहन है, राधा है, छात्र है, अध्यापक है, ये सब कर्तृवाच्य के वाक्य आपके माने जाएंगे। और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। परिभाषा मैं आपको पीपीटी के द्वारा पहले भी भेज चुकी हूं, पुनः एक बार भेज दूंगी। दूसरा है कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, छात्रों द्वारा निबंध लिखा जा रहा है, राम के द्वारा रोटियां खाई जा रही हैं, माता जी के द्वारा भोजन बनाया जा रहा है, इन सब में कर्म की प्रधानता है। रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, पहले में पुस्तक खरीद रहा था, अब पढ़ रहा है। कौन पुस्तक खरीद रहा था? रोहन खरीद रहा था। अब क्या खरीद रहा है? पुस्तक खरीद रहा है, यानी कर्म की प्रधानता है। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के ही लिंग वचन के अनुसार होता है, उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। इनके कुछ नियम भी होते हैं। कर्तृवाच्य के लिए, कर्तृवाच्य वाले वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है, यह मुख्य है इसमें। इन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग सदैव कर्ता के अनुसार किया जाता है। जैसे आपको पहले मैंने वाक्य बताया था, किसान फसल उगाता है, छात्र क्रिकेट खेलते हैं, और इनके कर्ता बहुवचन में भी हो सकते हैं, एक वचन में भी। पहले मैंने किसान बताया, दूसरे में लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तीसरा नियम इस पर लागू होता है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग के अनुसार प्रयोग किया जाता है। किसान फसल उगाता है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। और अंतिम है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्म गौण होता है। इसके दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं, कर्मवाच्य के जो नियम होते हैं उसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, कर्तृवाच्य में जो कर्तृवाच्य के वाक्य होते हैं उसमें हम अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया प्रयोग की जाती है। कर्म की प्रधानता होती है और केवल सकर्मक क्रिया ही प्रयोग में लाई जाती है। दूसरा नियम है, इन वाक्यों में क्रिया का विधान वाक्य के कर्म के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। और तीसरा नियम है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता गौण होता है। कर्तृवाच्य में कर्म गौण होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और कर्ता गौण होता है। तीसरा, भाववाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों गौण होते हैं तथा भाव को प्रमुखता दी जाती है और क्रिया का भाव विधान केवल भाव के अनुसार होता है, वहां भाववाच्य होता है। जैसे पक्षियों से उड़ा जाता है, इसके नियम हैं। भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ये आप फार्मूला याद कर लीजिए। कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है।
कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये 3 लाइन आप 100% याद कर लीजिए, तो आपसे कभी ये वाच्य में गलती नहीं होगी, क्योंकि अब आपका MCQ में आएगा, पहचानने के लिए आएगा, बदलने के लिए नहीं आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयोग की जा सकती हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया प्रयोग की जाती है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया प्रयोग की जाती है। यदि ये फार्मूला आपने याद कर लिया तो आप कभी इसमें गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट नियम है इसका, इसमें क्रिया के भावों की प्रमुखता होती है या प्रधानता होती है। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया एकवचन, अकर्मक, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। ये ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य ही भाववाच्य होता है तथा अंतिम है, भाववाच्य के वाक्यों में विवशता, असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए ताकि आप इस तरह के वाक्यों में कभी किसी तरह की गलती ना करें। मैं पुनः एक बार आपको बता देती हूँ, कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया प्रयोग की जाती है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया प्रयोग की जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे और इसके साथ ही मैं आपको एक वर्कशीट भी भेजूंगी। आप इसकी प्रैक्टिस घर में ही कर लेंगे। आंसर केवल आंसर लिखकर आप मुझे सेंड कर देंगे। इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में इसी तरह की मैं एक वीडियो आपको पद परिचय की भेजूंगी। धन्यवाद स्टूडेंट।